आप सभी का नमस्कार। आज हम कड़वक का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाल रखा है। अगर उस पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, ठीक है। क्योंकि अगर वो वाला पार्ट 1 नहीं देखते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि सर ये हिंदी किस क्लास का है। अरे बच्चों, 12th क्लास का है। बिहार बोर्ड से जो बच्चे हैं इंग्लिश हिंदी का जो तैयारी करते हैं, अभी हिंदी चल रहा है, इसके बाद हम इंग्लिश का क्लास लेने वाले हैं। तो देखिए क्या है, पार्ट 2 में आज हम गुण शब्द निधि का बात करेंगे। कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले इन शब्दों का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद हम कविता को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आपको कविता एकदम मक्खन जैसा और मुलायम लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो आइए हम कल जो क्लास लिए थे उसमें हम बताए थे कि पद्मावती का शादी रतन सेन से हो जाता है। पीछे आप क्लास देख लीजिए। तो जब शादी हो जाता है तो पद्मावती काफी सुंदर होती है और जो है राघव चेतन एक गायक होता है जो कि रतन सेन के दरबार में ही रहता है। और रतन सेन जब उसे यहाँ से भगा देता है, क्यों भगा देता है कल वाले क्लास देखेंगे, पता चलेगा। जब भगा देता है तो राघव चेतन दिल्ली चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को जो है बहका कर जो है आपका रतन सेन से युद्ध करवाता है। हम आपको बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक हैं, मुस्लिम राजा था, वो आकर पूरे चित्तौड़गढ़ को घेर लेता है, यानी रतन सेन के राज को घेर लेता है और कई दिनों तक उसे घेर कर रखता है। तो जब ये लोग को घेर के रखता है तो अंदर में खाने पीने की सामग्री खत्म होने लगता है। तो रतन सेन जब ऑर्डर देता है कि दरवाजा खोल दी जाए और एकदम जान जीत लगाकर युद्ध की जाए, लेकिन पद्मावती दरवाजा खोलने से पहले ही चित्तौड़गढ़ के सभी स्त्रियों के साथ अपना जान दे देती है, आग में कूद जाती है। आगे आगे पद्मावती और पीछे से चित्तौड़गढ़ की सभी स्त्रियां जान दे देती है। जब वो जान दे देती है तब जो है वो सभी जो वहाँ के पुरुष होते हैं, स्त्री भी स्त्रीहीन हो जाते हैं, माने किसी की स्त्री बचता ही नहीं। तो पुरुष लोग भी सोचता है कि अब हम लोग को तो एकदम आज़ाद है, अब लड़ाई हम लोग को करने में से कोई रोक नहीं सकता है। और रतन सेन के आदेश से दरवाजा खोली जाती है और एक भयंकर युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के राजा होते हैं, वो अलग से एक गजब का सेना गठन करके रखा होता है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत जाता है और रतन सेन की हार हो जाती है। तो उसको आप जरूर देखेंगे। चलिए आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या है कि प्रारंभ करने से पहले, कविता को पढ़ने से पहले उसके कुछ शब्द निधि होते हैं, यानी कुछ शब्द होते हैं जिसके कुछ अर्थ होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये आप नहीं पढ़ें, देखिए ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, आप घर में इसे 2 से 4 बार पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। इसमें से एक आध नंबर को पूछ भी दिया जाता है ना। तो कैसे पूछा जाता है हम उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं, घर में जाकर इसे 2 से 4-5 बार जब इच्छा करे एक बार देख लेंगे, बस पढ़ लेंगे, दिमाग में आ जाएगा। फिर कविता पढ़ने में बोले ना, एकदम पूरा मजा आने वाला है। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कल वाला क्लास मन से देखें तो उसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला सवाल है कि पद्मावती राजकुमारी किस द्वीप की राजकुमारी थी। आपके एग्जाम में आता है, पद्मावती जो राजकुमारी थी किस द्वीप की राजकुमारी थी। तो देखिए आप लोग कमेंट में देंगे, अभी हम बता देते हैं। जो पद्मावती थी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल, कहीं कहीं सिंघल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सिंघाला। हम बताए भी थे कि सिंघाला जो है आपका श्रीलंका का नाम, और श्रीलंका चारों तरफ चूंकि पानी से घिरा हुआ है तो इसको द्वीप बोलते हैं। तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सब चीज आप चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ और सवाल है जो हम पहले आपसे पूछना चाहते हैं, उसका आप जवाब दें। दूसरा आपका इससे जवाब है, एक क्वेश्चन आपसे हम कर रहे हैं कि बताएंगे कि कड़वक के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है जी। तो ये किस प्रकार के कवि हैं, जल्दी से बताएंगे, ये किस प्रकार के कवि हैं। तो ये जी है सूफी कवि है, ध्यान रखिए। ये क्या है, सूफी कवि है, जो कि कल वाले क्लास अगर देखे होंगे
तो आप समझ रहे होंगे, तो यह सूफी कवि। चलिए कुछ और प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट अगला जो हम आपको इससे सवाल पूछने वाले हैं, आपको बताना है कि प्रेम ख्यानक काव्य से आप क्या समझते हैं? जल्दी से बताएंगे। प्रेम ख्यानक काव्य से आप क्या समझते हैं? तो प्रेम ख्यानक काव्य बाबू किसको कहते हैं? तो इसको जरूर जानेंगे क्योंकि इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखिए जी, प्रेम ख्यानक जो काव्य होते हैं वो किसको कहते हैं? तो प्रेम कथाओं को आधार बनाकर लिखे गए काव्य को, प्रेम कथाओं को आधार बनाकर लिखे गए काव्य को प्रेम ख्यानक काव्य कहते हैं। जैसे नहीं समझे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या किया, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम के बारे में, है ना, जाना, उसके बारे में लिखा और उसी को आधार बनाकर कविता लिखा है। तो प्रेम के आधार पर लिखा गया ना, तो प्रेम कथाओं को आधार बना लिया इन्होंने कविता लिखने के लिए। तो प्रेम कथाओं को आधार बनाकर अगर लिखा जाता है तो उसी को हम कहते हैं प्रेम ख्यानक काव्य। ठीक है जी, है ना, क्योंकि इसके कविताओं में प्रेम की चर्चा पहले हुई है, प्रेम का आधार बनाया है। चलिए, तो ये अगर आपको चाहे तो आप अपने कॉपी में वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। चलिए अगला आपसे प्रश्न जो हम करने जा रहे हैं, आप बताएंगे कि पद्मावत जो है, कल जो हमने स्टोरी सुनाया जो महाकाव्य सुनाया, तो पद्मावत महाकाव्य त्रिकोण बन गया किसके मिलने से? जल्दी से बताएंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और सभी बच्चे छोड़ देते हैं। हम बोल रहे हैं पद्मावत जो मैंने स्टोरी सुनाया था, स्टोरी या कह सकते हैं महाकाव्य पद्मावत, तो यह त्रिकोण बन गया, त्रिकोण बन गया। कौन एक पात्र के जुड़ जाने से त्रिकोण बन गया? देखिए जी, तो पद्मावत में रतन सेन थे पहले से, और रतन सेन के साथ उनकी बीवी पद्मावती थी, लेकिन इनमें एक और राजा, दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के जुड़ जाने से यह जो है त्रिकोण बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि पद्मावत त्रिकोण किसके मिल जाने से बनता है? तो पद्मावत त्रिकोण जो है अलाउद्दीन खिलजी इसमें आ जाते हैं। तो यह कहानी 3 लोगों के बीच हो जाती है। जो कहानी 2 लोगों के बीच में चल रही थी, रतन सेन और पद्मावती में, दोनों में प्रेम कथा चल रही थी, लेकिन उसमें अलाउद्दीन खिलजी शामिल हो जाती है, इस वजह से 3 लोगों के बीच हो जाती है, तो ये त्रिकोण बन जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए हाँ, जो बच्चे एकदम छोटा छोटा वीडियो चाहते हैं वो इस चैनल को छोड़ें। इस चैनल पर काफी डिटेल्स में, काफी शानदार, ऐसा कहीं आपको मिलने वाला नहीं। आप पूरे यूट्यूब छान डालें, पूरे एप्लीकेशन छान डालें, इस तरह का वीडियोज नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी एकदम अच्छी तरह से पढ़ें, 100 में 100 लाएं, या इंग्लिश में 100 में 100 लाएं, तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहें। और मुझे आशा है कि आपको यह चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर काफी अच्छा लगा होगा तो आपका प्यार मेरे ऊपर बरसना चाहिए, यानी कहने का अर्थ है कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए, एक जो शेयर होता है, आपका एक ही शेयर, आपका एक सब्सक्राइबर से मेरा जो है एनर्जी बढ़ता है, और एनर्जी बढ़ेगा तो हम इस वीडियो को और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, और देखिए ध्यान रखेंगे, हम कल जैसा बताए थे कि हम बिजनेस का विद्या नहीं जानते, हम इस किताब के बारे में जानते हैं। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, सर जी व्हाइट बोर्ड है आपका। सर जी व्हाइट बोर्ड जरूर है, लेकिन इस बोर्ड को हम रंगीन करते हैं पढ़ा करके। पढ़ाई जो है व्हाइट बोर्ड और पैनल बोर्ड से लेना देना नहीं होता है। आपको यह देखना है कि कहाँ मुझे अच्छा सा पढ़ाई मिल रहा है। तो व्हाइट बोर्ड जरूर है, लेकिन एक बार क्लास देखोगे तो मियाज रंगीन हो जाएगा। कहावत है, लड्डू टेढ़े होता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबदगर होना चाहिए। एक लड्डू आपको गोल मिला, खाओ जहर लगा। एक लड्डू टेढ़े मिला आपको, लेकिन खाया तो घी की लड्डू एकदम स्वादिष्ट थी, तो कौन सी लड्डू आपको ठीक लगी? तो ये लड्डू टेढ़ा है लेकिन स्वादिष्ट है। ध्यान रखें। अगला बच्चे कुछ हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन और पूछने जा रहे हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है किस शाखा के कवि हैं? जल्दी से जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जवाब देंगे कि किस शाखा के कवि हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? तो यह जो है किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। आप इन सब चीज को कल वाली क्लास देखेंगे तब अधिकतर का आंसर दे पा रहे होंगे।
अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एक और पूछता है बाबू कि यह जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं, ध्यान रखेंगे किस काल के कवि हैं, तो इसका आंसर मारेंगे भक्ति काल के। ध्यान रखिए किस काल के हैं बाबू, भक्ति काल के हैं। तो ये भक्ति काल के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद आपको पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, अच्छा आप लोग को एक सिंपल सा सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? कहेंगे सर कवि थे। यार कवि तो थे, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर है फकीर थे। वो क्या थे? फकीर थे। हम बताए थे मुस्लिम धर्म में जो साधु बन जाते हैं उसको फकीर कहते थे, तो ये एक फकीर थे। कुछ और सवाल हम आपको पूछते हैं जो कि कल पढ़ाया गया था, उसी से हम पूछते हैं। आप लोग बताएंगे कि इस काव्य को काव्य मतलब कविता, इस कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है? किस रस का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा अब हम जानेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए जी, ये जो कविता है आपका कड़बक, यह जो कविता है आपका कड़बक, आप लोग सब जानते हैं कि सर पद्मावत से लिया गया है ना। पद्मावत कितना गजब का महाकाव्य है, कितना डेंजर उसकी कथा है, आपको कल पता हो गया होगा। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें। तो देखिए जी, इस कथा में पद्मावत कथा से ही यह लिया गया है कड़बक। और लेखक कहते हैं कि मैं जो है ना पद्मावती और रतन सेन, पद्मावती और रतन सेन की जो कथा है, पद्मावती और रतन सेन की जो कथा जो कल सुने थे, उसको लेखक कविता के रूप में लिखे हैं। लेकिन लिखने के लिए, इन कविताओं को लिखने के लिए, ध्यान रखेंगे पद्मावती रानी और रतन सेन की कथाओं को लिखने के लिए एग्जाम में पूछता भी है कि लेखक मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती रानी और रतन सेन राजा की कथाओं को लिखने के लिए या जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किए हैं? याद रखें रक्त की लेई का प्रयोग किए हैं। लेखक कहते हैं इसी कविता में, आप पढ़ेंगे तो उसमें बताए हैं कि मैंने पद्मावती की कहानी को और रतन सेन की कहानी को मैंने किसी चीज से नहीं जोड़ा है, कोई धागा से नहीं जोड़ा है, कोई बाजार की फेविकॉल से नहीं जोड़ा है, मैंने अपने रक्त की लेई से जोड़ा है, अपने रक्त का लेई बनाकर जोड़ा है। लेई मतलब होता है गुंद, उससे जोड़ा है। पद्मावती रानी और रतन सेन राजा की जो कथा है उसको लिखने के लिए, जो जोड़ने के लिए यूज किया इन्होंने, अपने रक्त का खून देकर उसे जोड़ा है। उसके बाद इसी में पूछा जाता है एक और बात कि रतन सेन राजा और पद्मावती रानी के कथाओं को किस चीज से धोया है, किस चीज से? तो मलिक मोहम्मद जायसी इस कविता में बताए हैं, जब कविता आप पढ़ोगे तो ये बताए हैं कि हमने रतन सेन और पद्मावती रानी की जो ये कथा है, कितना खतरनाक कथा आप कल सुने होंगे, इसको लेखक पानी उनी से नहीं धोए, अपने आंसू के जल से जो धोए हैं। ध्यान रखेंगे, इन सभी बातों को नोट डाउन करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे इस शब्द निधि को आप जरूर देखेंगे। देखिए पार्ट 2 है जी, पार्ट 1 कल बता दिए। शब्द निधि को ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, बस 1 से 2 बार घर पे पढ़ लेना है, कहानी खत्म। तो देखिए जी, यहाँ पर गुणी का मतलब है गुण या गुणशाली। गुणी का मतलब होता है गुणी या गुणशाली, यानी कहने का मतलब है जिनके पास बहुत सारा गुण होता है उसे गुणी कहा गया है। आगे देखिए, एक शब्द आपको कविता पढ़ाते समय मिलेगा, सोई। तो सोई मतलब होता है वही, सोई मतलब होता है वही। ठीक है जी। अब देखिए एक शब्द आपको मिलेगा जेई, तो जेई का अर्थ होता है जिसने। ये सब जरूर जानेंगे, ठीक है। फुटहरे और रेडीमेड टीचर ये सब नहीं बताते, उनको बस जो है आपका टाइम पास से मतलब है। लेकिन हम एक चीज नहीं छोड़ने वाले, हम बोले थे कि हमसे 30 मिनट में एक चैप्टर नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो डिटेल में मेरा किसी चीज का क्लास आप देख लीजिए। देखिए हाँ, एक और जरूरी सूचना कि मेरे यहाँ मेरा जो क्लास चलता है, मेरे क्लास का नाम है द चैलेंज क्लासेस, द चैलेंज क्लासेस, ठीक है जी, द चैलेंज क्लासेस, जो कि बिहार शरीफ में ही है, बिहार शरीफ में है। और ये है कहाँ पर सर? तो धनेसर घाट वाली गली जो है ना, गोल केमिस्ट्री का नाम सुने होंगे, या पीडब्ल्यू आप सुने होंगे, गोल केमिस्ट्री या पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, उसके नजदीक में ही मेरा क्लास है ना, द चैलेंज क्लासेस। अगर आपको पता ना चले तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं, 6204316215, ठीक है जी। तो ये मेरे यहाँ क्या क्या पढ़ाई होता है जी, तो ध्यान रखें, मेरे यहाँ 8 क्लास का ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। अगर कोई 8 क्लास के बच्चे हैं उन्हें भी आप भेजिए। 9th क्लास के लिए ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड के लिए ध्यान रखेंगे,
9th क्लास के लिए ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, 10th क्लास के लिए ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, 11th के लिए होती है। 11th क्लास के लिए देखिए अगर बच्चा आर्ट्स से लिया है तो उसके लिए ऑल सब्जेक्ट, अगर साइंस है तो उसके लिए केवल इंग्लिश और हिंदी। अगर कोई बच्चा 12th में है तो अगर वो आर्ट्स से है तो उनको ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, लेकिन अगर केवल साइंस से है तो उसके लिए केवल इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये तो रहा। अब देखते हैं कुछ शब्द निधि, इसको जरा सा हम देख लें तो ध्यान रखेंगे। जैस मतलब होता है जैसा, जैस मतलब जैसा, 2-4 बार पढ़ोगे तो दिमाग में सर जाएगा। जग मतलब होता है संसार, विधि मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर को विधि कहा गया इस कविता में, ध्यान रखेंगे। विधि मतलब ईश्वर। देखिए एग्जाम में पूछ देगा कि विधि का अर्थ क्या है, 4 गो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो विधि मतलब ईश्वर, ईश्वर को ही विधाता कहते हैं, सब जानता है विधाता कहते हैं इनको। अवतारा मतलब होता है जन्म दिया, ध्यान रखिए अवतारा मतलब जन्म दिया, इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। दिन मतलब दिया, याद रखेंगे दिन मतलब दिया, दिन मतलब दिया। सूझा माने देखा, ये तो ऐसे भी जानते हैं ना सूझा, तो सूझा माने देखा, ठीक है। और उबा मतलब उगना या उदित होना, जैसे आपने देखा होगा तारे का उगना, उदित होना, तो उबा। शुक्र बोला गया है शुक्र नामक तारा को, शुक्र नामक तारा आपको पता होगा, इस कविता में शुक्र नामक तारा का चर्चा की गई है, जो कि बताया गया है, जो कि हम अभी नहीं, कविता स्टार्ट करेंगे वहां बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे शुक्र मतलब होता है शुक्र नामक तारा, ठीक है जी। उसके बाद नख्तन माह, नख्तन माह मतलब होता है नक्षत्रों के मध्य, आप लोग को पता होगा नक्षत्र अलग अलग होते हैं, तो नक्षत्रों के मध्य, मध्य मतलब बीच में, तो याद रखेंगे नख्तन माह मतलब होता है नक्षत्रों के मध्य में या बीच में। जौलही मतलब होता है जब तक, जौलही का मतलब होता है जब तक, ध्यान से इसे 2-4-5 बार जरूर पढ़ेंगे। आगे अगला है अम्बही मतलब होता है आम में, अम्बही मतलब आम में, आम का पेड़ वही आम। आगे है डाह मतलब फूटती हुई मंजरी, आप लोग देखा होगा आम के पेड़ पर जब फलने का टाइम आता है तो फूल फूल जैसा फूटता है फूल, है ना, उस मंजर, और वही मंजर आगे चल के आम बन जाता है, यानी कह सकते हैं आम के फूल भी कह सकते हैं, या आम का मंजर या फूटती हुई मंजर, या आम का नुकीलापन भी बोलते हैं। फूटेगा ना तो देखेंगे नुकीला नुकीला आपको दिखेगा। तो डाह मतलब होता है आम की फूल या आम की मंजरी या आम का नुकीलापन। त्रिशूल मतलब तो समझते हैं त्रिशूल, ठीक है, जो भगवान शंकर के हाथों में होते हैं। घड़ी माने होता है घरिया या घैला, ठीक है। ये घैला ऐसा होता है जिसमें सोने को पिघलाया उलाया जाता है। सोने को पिघलाया क्यों जाता है, क्योंकि जब तक सोना को आप पिघलाइएगा नहीं ना, शुद्ध सोना नहीं होगा, उसको कच्चा सोना कहा जाता है। लेकिन जैसे पिघला दिया जाता है, ठीक है, तो वह शुद्ध सोना हो जाता है, कच्चा सोना नहीं होता है। जैसे मक्खन को हम पिघलाते हैं तभी घी बनता है, जो कि पक्का होता है, ऐसे कच्चा मक्खन होता है। उसी प्रकार सोना को जब पिघलाया जाता है तो वह कच्चा सोना से एकदम खरा सोना बन जाता है। खरा सोना माने पक्का सोना, शुद्ध सोना बन जाता है। तो उसके लिए एक अलग सा घैला आता है, उसी को घड़ी बोला जाता है। आगे कलंक मतलब होता है कोयला, ध्यान रखेंगे ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कलंक का अर्थ ध्यान रखेंगे। तो सब बच्चे लोग मानते हैं कलंक माने दाग, नहीं गलत बात है, कलंक मीन्स कोयला, ध्यान रखें। कांच, कांच में से, हाँ कांच मतलब देखिए ऑप्शन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, आप इसको देख सकते हैं, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कांच का अर्थ क्या होता है। अभी हम कविता स्टार्ट करेंगे, पहले उस कविता का जो कुछ शब्द निधि दिए गए हैं, जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ जानेंगे, फिर हम कड़वक को है जो कि पार्ट 3 में हम एकदम कंप्लीट करने वाले हैं, और पार्ट 4 में हम क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब A to Z। तो कांच मतलब देखिए जब एग्जाम में आता है ना कि कांच का अर्थ क्या होता है, दिया रहेगा शीशा, कांच मतलब कच्चा धातु, तो सारे बच्चे कांच मतलब शीशा मार देते हैं, गलत बात है। इस कविता के अनुसार कांच का अर्थ होता है कच्ची धातु, जिसको कच्चा सोना भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोना एक धातु है, बिना तपाया हुआ, मतलब इसको बिना पिघलाया, अभी बताया था पिघलाने पर सूर्य बन जाता है, लेकिन पिघलाने नहीं, पिघलाने से पहले वो कच्चा होता है, कच्चा सोना होता है। अगला देखिए करा है, करा मत होता है कठोर, इसको समझिए। खरा तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, खरा कठोरे को बोलते हैं, खरा बोलिए, कड़ा बोलिए, चाहे कठोर बोलिए, ठीक है। आपको जैसे पता है लोहा कितना कठोर होता है, तो कठोर बोलिए, कड़ा बोलिए, खरा बोलिए। कड़ा में होता है कठोर, ध्यान रखना, कड़ा मीन्स कठोर। आगे देखिए निर्मल, निर्मल मतलब होता है साफ सुथरा, एकदम साफ, निर्मल, या मैल से मुक्त, मैल से मुक्त, या उसी को लोग जो है शॉर्टकट में इस तरह से निर्मल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये निर्मल मतलब समझ में आ गया होगा। ये निर्मल ऐसे लिखा, किताब जब पढ़ेंगे ना इसमें निर्मल ऐसी लिखा हुआ है, इसमें किसी भी शब्द का आप सुधार नहीं कर सकते, जैसे बुक में वैसे सेम है। तो निर्मल का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है जी, या साफ। प्रेम का प्रेम यहाँ लिखा हुआ है, प्रेम, तो किताब में भी प्रेम आता है, प्रेम पी गा पावा, तो प्रेम का मतलब होता है प्रेम। अब पीर का मतलब होता है पीड़ा या दर्द, तो यहाँ पीर का मतलब होता है पीड़ा।
और रकत मतलब होता है रक्त या खून, लेई माने होता है गोंद, मकु मतलब होता है मुझे, मकु मतलब मुझे। देखिए लेखक जो है अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं, और चूंकि आपको कल बताया था कि मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के लेखक है, अवधी भाषा के। अब पद्मावत ग्रंथ भी अवधी भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसीलिए उसका हिंदी पहले हमको देख लेना है। यही सब शब्द को, ये सब शब्दों का प्रयोग इस कविता में किया गया है। अगर इसे 4 से 5 बार आप घर में देख लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं सुंदर ढंग से, तो आपको इस कविता में आपको किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मकु मतलब होता है मुझे, कीर्ति मतलब होता है कीर्ति, है ना, केई मतलब किसने, आप बेचा माने बेचना। ठीक है जी। तो आज के लिए आपके लिए हम EHW आपको दे रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, अच्छा से 100 में 100 नंबर उठाना चाहते हैं, तो आज 19/2 और ध्यान रखेंगे, डेट उठ से मतलब नहीं, आप HW, आपको ये है HW होमवर्क है, इसको आप अच्छा से याद कर लेंगे। कल पार्ट 3 क्लास शुरू करने से पहले हम यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे और तब स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज मेरा ज्यादा काम नहीं है, आज आपका काम है। मेरा काम जहां जहां होगा हम अपना पूरा एनर्जी देंगे, और आपका जहां जहां एनर्जी होगा वहां पूरा पूरा एनर्जी लगाना है। ध्यान रखेंगे, इसे जरूर जो है आप क्लियर करेंगे, और बच्चों में शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि जो है मेरा एनर्जी बढ़े। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में गुरु दक्षिणा के रूप में तो बस वही होता है, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर, तो बस वही दक्षिणा के रूप में आपसे हम चाहते हैं, और तो कुछ चाहते नहीं है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो है जो बच्चे जो है शॉर्टकट वीडियो पढ़ कर छोटे छोटे वीडियोस पढ़ करके वो अपना काम चला रहे हैं, वो भरपूर एक टीचर बन सके, एकदम टीचर जस्ट लाइक टीचर के जैसा वो बन सके। ठीक है। और हम मेरे यहाँ आपको ध्यान रखेंगे, हिंदी का बुक, ठीक है जी, हिंदी बुक, ठीक है जी, हिंदी बुक जो कि 100 नंबर का होगा, इसके साथ प्लस हिंदी का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, ठीक है जी, व्याकरण। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश बुक जी, इंग्लिश बुक। आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए जितना अच्छा हिंदी पढ़ा रहे हैं उससे डबल अच्छा इंग्लिश हम पढ़ाने वाले हैं। तो इंग्लिश का बुक, इंग्लिश का बुक प्लस इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, ये चारों का आपको कंप्लीट तैयारी मिलने वाला है। ठीक है जी। तो ये 4 वो चीज को आपको 2 बुक हो जाएंगी, और ये आपका हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इसका कंप्लीट आपको सिलेबस मिलने वाली है। और ध्यान रखें, हम 12th का क्लास ले रहे हैं, 11th का नहीं, ध्यान रखेंगे। तो 12th के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, आपको मार्केट के अंदर वैसे भी सर आपको मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है,